चैप्टर क्या है? केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री के अंदर आपको एक खास चीज़ बता दूँ। हमने एलिमेंट्स चैप्टर के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। और एलिमेंट कितने होते हैं? 118। और 118 में से 2 लाइनें पढ़ना मैंने आपको सिखा दिया था। शायद आपको ये चीज़ याद हो। बच्चा कहता है सर पहली लाइन क्या सिखाई थी आपने? तो बेटा पहली लाइन मैंने सिखाई थी हा ले ना ने कहा, ये वाली। और दूसरी लाइन बेटा सिखाई थी मैंने बेटा मांगे कार सुंदर, ये दोनों लाइनें मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के एलिमेंट की थर्ड लाइन। तीसरी लाइन के बारे में हमें पढ़ना है केमिस्ट्री की कौन सी है। और ये चैप्टर हमारा चल रहा है एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले खास बात, हाँ, एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक आपको हिंट दे रहा हूँ। आपको हिंट क्या याद रखना है? बेटा कहता है अभी क्या है, मैं इसमें कमेंट पे नहीं जा रहा। ठीक है, ओके। जो बच्चे जो भी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं प्लीज़ सवाल मत करिए, और हम एक एक करके इस चैप्टर को पूरा करना है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आज आप सभी बच्चों का, और ये सारी चीज़ें मैं करवाऊँगा। और चाहे कोई सा भी वो बैच हो, आप अपने बैच को भी चाहे ना बताएं, हर चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है कृष्णकांत? ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर चलने वाला है एलिमेंट्स। हमने पढ़ लिए हैं हालिना वाले। आपने हाइड्रोजन के बारे में, लिथियम के बारे में, सोडियम पोटेशियम के बारे में, रुबिडियम परमाणु घड़ी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और इसके बाद बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, हरी हरी पत्तियों में मैग्नीशियम होता है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। ठीक है, और ये चीज़ें पढ़ने के बाद SRBA नहीं हुआ है सर, तो बेटा ओम मैं आपको बता दूं, जो एग्ज़ाम में आने वाला है मैं वही करा रहा हूं। आप ये चीज़ें मत बोलो कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैं वही करा रहा हूं जो एग्ज़ाम में आना है। मैं जो करा रहा हूं वो पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है हिंट। तीसरी हिंट हमें याद रखना है सब्जी मंडी। तो आपने नाम सुना होगा सब्जी मंडी के बारे में। ओके, इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ सम्राट को, धर्मेंद्र को, रवि को, प्रयास को, सन्नी को, पीयूष, राहुल, रवि धैर्य और राखी। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं 10 मिनट लेट हूँ, क्योंकि 10 मिनट का हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो कुलदीप चलिए, आप सब बच्चों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तीसरी लाइन के पढ़ने के लिए। ठीक है, तीसरी लाइन के बारे में हम याद करें। तीसरी लाइन क्या है? कोई भी बच्चा नोट्स के बारे में नहीं कहेगा, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है नोट्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बच्चे आज केवल इस लेक्चर की तरफ देखें, मैं आपका कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा ना उसके जवाब देने वाला। मुझे पहले वो करवाना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वेरी के सवाल भी करूंगा। तो सबसे पहला है सब्जी मंडी के बारे में बात करना है। बच्चा कहता है सर सब्जी मंडी क्या? तो इस बहाने हम याद करेंगे एलिमेंट को। घोड़ा था घमंडी, पहुंच गया सब्जी मंडी में बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी, टकबक टकबक। तो यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, और एक लाइन के माध्यम से हम इसके एलिमेंट याद कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंगन, यहाँ पर क्या लिखूंगा? बैंगन। उसके बाद आलू, एल, गाजर मतलब GA। इनका मतलब होता है किस में होता है? इनका मतलब इन, यहाँ पर लिख दूंगा इन। और उसके बाद थैला। क्या आपको ये चीज़ याद रहेगी? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। दोबारा फिर से बोलूँगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। मुकेश, इससे पहली क्लास आप डेमो में ले चुके हैं।
मुकेश, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो ये वहीं से कंटिन्यू है जिसमें आपने पहले छोड़ा है। अगर किसी ने वो लेक्चर ठीक से नहीं देखा है तो दोबारा देख लेना। और आज इसी चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन क्या होता है? 5 रुपए का। बच्चा कहता है सर हमें रुपए क्यों बता रहे हो? ठीक है, हाँ। और उसके बाद याद रखना है आलू, आलू का मतलब बैंगन 5 रुपए का है, आलू 13 रुपए का है। बच्चा कहता है सर ये बात हमें क्यों बताई जा रही है? बैंगन और आलू के बारे में बातें। तो बैंगन 5 का है, आलू 13 का है, महंगा कौन है इनमें से? बच्चा कहता है सर आलू महंगा है। एक बात बहुत ही प्यारी, ध्यान से सुनना। आज एक एक चीज़ बच्चे ध्यान से सुने, ये लाइन को फोकस कीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब, अभी कोई कमेंट मत पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, मुझे पहले वो करवाने दो। तो मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हमें विद इन 1.5 आवर आज पढ़ना है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन 5 रुपए का, ठीक है, आलू 13 रुपए का, 13 रुपीज़। महंगा क्या है? व्हाट इज कॉस्टलियर? आलू। इसीलिए तो सुबह से ना आलू बिकता है ना कांदा बिकता है, ये कारण है उसका। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 5 नंबर पे आता है, ये 13 पे आता है। 13 का उल्टा कितना होता है? 31। और इंडिया, इंडिया 49 प्लेस पे है। उसके बाद याद रखेंगे, यहाँ पर आपको 8 याद रखना है, यहाँ पर आपको कितना याद रखना है? 18। उसके बाद याद रखना है 18, और उसके बाद याद रखना है 32। बच्चा कहता है सर ये याद क्यों करवाया? बेटा ये आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद करना है। ये तो इनके एटॉमिक नंबर है जो मैं बाद में भी याद करवाऊंगा। तो ये हो गया 81 नंबर। दोबारा फिर से सुनेंगे। मैं आपको एक चीज़ आज याद करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन बी होता है, आलू एल होता है, गाजर जी होता है, इन IN होता है, थैला TL होता है। थैला क्यों लिखा? व्हाट डज इट मीन बाई थैला? मतलब थैलियम। क्या होगा? थैलियम। ओके। और ये लिखने के बाद राम अवतार ध्यान से सुने। बी का मतलब बोरॉन होता है, एल का मतलब एल्यूमिनियम होता है, जीए का मतलब गैलियम होता है। बच्चा कहता है सर इंडिया मतलब इंडियम। अब इन चीज़ों के नाम याद करने हैं। ये थैलियम डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं इसे बंद कर दूंगा, ठीक है। इंडियम भी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारे काम के हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन। ये सिर्फ 3 ही मैं आपको करवाऊंगा। बच्चा कहता है सर बाकी क्या होते हैं? बेटा ना तो कभी एग्जाम में आए हैं ना कभी याद आ पाएगा। सूरज माफ़ करना, मैं ये ट्रिक नहीं करवा रहा, मैं बेसिक यूज़ करा रहा हूँ। सूरज अगर मैं आपको ये कहूँगा गैलियम फला फला काम आता है, लेकिन अगर किसी बहाने से करवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम में याद है कि नहीं है वो मैटर करता है सूरज। इसलिए अगर आपको ट्रिक के बारे में अच्छा नहीं लगता, आप सीखो, ट्रिक पे ध्यान मत दो। मैं कहाँ आपको कहता हूँ कि ट्रिक सीखो। जिस बच्चे को ट्रिक सीखना है सीख ले, नहीं सीखना है मत सीखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आज के बाद कभी मुझे ये मत कहना कि सर बेसिक से सिखाओ, लॉजिक से सिखाओ। अब मैं लॉजिक ही तो सिखाऊंगा, पहले मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा क्योंकि मुझे कॉमर्स और आर्ट के बच्चों की भी चिंता है। उसके बाद मैं कंसेप्ट भी सिखाऊंगा क्योंकि मुझे बाकी साइंस वाले बच्चों की भी चिंता है। सो डोंट फॉरगेट इट। अब यहाँ पे हमें याद करना है बोरॉन के बारे में। बच्चा कहता है सर बोरॉन कहाँ पे यूज़ होता है? बोरॉन का यूज़ कहाँ पे होता है? तो आपने बहुत एक प्यारी चीज़ सीखी होगी, उसका नाम होता है बोरेक्स। बच्चे कहते हैं सर हमने तो बोरेक्स का नाम नहीं सुना। आपने बोरेक्स का नाम नहीं सुना होगा, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ सूरज। सूरज ये बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि पहले मैं बताता हूँ कि ये चीज़ याद करनी है, उसके बाद बताता हूँ एक एक का यूज़ क्या होता है। अब यहाँ पे बेसिक ये है, एग्ज़ाम में ये देखो मैं आपको बता दूं, हमारे आरआरबी के एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आने वाली कि हमें क्या पढ़ना है। ये आने वाली है कि फलां फलां चीज़ कहाँ यूज़ होती है डेली लाइफ में, कहाँ। अब जो बच्चे सिगरेट पीते हैं, मान लीजिए कुछ होते हैं बिना पढ़ने वाले, घूमने वाले, अगर वो लगातार स्मोकिंग करते हैं तो लाइटर जलाते हैं। लाइटर में क्या होता है? ब्यूटेन होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगर मैं इसमें कंसेप्ट बताऊं, क्या कंसेप्ट है? ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? मैं आपको वो पढ़ाना चाह रहा हूँ जो एसएससी के दिमाग में चल रहा है। मैं आपको वो नहीं पढ़ाना चाह रहा जिसमें हमें पीएचडी करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है बोरेक्स। बोरेक्स का मतलब क्या होता है? इससे आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा कहता है सर याद नहीं आया। आपको शायद पता हो, टीवी सीरियल में लोग रोते रहते हैं, सारे दाना आंसू बहाते रहते हैं, टीवी में सारा दिन रोना धोना चलता रहता है। वो आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि आंखों के अंदर बोरेक्स लगा दिया जाता है। और बोरेक्स का फार्मूला बेटा एग्जाम में पूछता है NaBO, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 7। याद रहेगा? बच्चा कहता है सर नहीं याद रहेगा।
बच्चा कहता है सर नहीं याद रहेगा। ऐसे लोग जो 24 घंटे 7 दिन रोते रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन, याद रहेगा। बोरॉन कहाँ यूज होता है? बोरेक्स में यूज होता है। बोरेक्स क्या काम आता है? इसका फार्मूला ये होता है। और ये क्या काम आता है? ये टीयरिंग एजेंट होता है। क्या होता है? टीयरिंग एजेंट, यानी अश्रुकारक होता है। इससे आंसू आते हैं। इससे क्या आते हैं? आंसू आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इससे आंसू आते हैं। आप सभी बच्चों को बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं जब पढ़ा कुछ हो रहा होता हूँ, आप कुछ और रहे होते हैं, इसलिए अपना तो ये सीख पाएंगे, और आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे ध्यान है, वो मुझे करवाना है, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हैं कि बोरॉन का और यूज भी कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है? कोई परमाणु भट्टी है, एटॉमिक रिएक्टर है। क्या है? एटॉमिक रिएक्टर है। ओके, हमारे पास एटॉमिक रिएक्टर है, और हम एटॉमिक रिएक्टर के अंदर कुछ छड़ें पहुंचाते हैं, वो बोरॉन की बनी होती है। ये मान लो आपका कमरा, ठीक है? पिक्रीन गैस नहीं, पिक्रीन गैस नहीं होता। पिक्रीन गैस क्लोरोपिक्रीन होती है। ये मैं टेयरिंग एजेंट बना रहा हूँ, टेयरिंग गैस नहीं बना रहा, ठीक है? फिर से हम यहाँ पे बताऊंगा। आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो वो कमरा परमाणु भट्टी है। उसको शांत करने के लिए, ठीक है, इसको शांत हाँ प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा पूरे टाइम तक, प्लीज़ ट्रस्ट मी, बिलीव मी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो केमिस्ट्री का एग्जाम में आए और आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। सबसे केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आप ही कर पाओगे बच्चे लोग, ठीक है? मैं कुछ बच्चों को ही बता रहा हूँ। तो दूसरा मैं चीज़ बताऊंगा, एटॉमिक रिएक्टर। आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो वहाँ पर आप यूरेनियम की तरह हो, और एक चीज़ और हो जाए, एक चीज़ और हो जाए, हाँ इसके साथ 10H2 है जो मैंने लिखा नहीं है। एक चीज़ और हो जाए कि आपके पिताजी डंडा लेकर आएँ और वो डंडा बोरॉन का बना हो। बोरॉन का डंडा क्या कर देगा? आपको कंट्रोल कर देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बोरॉन को क्या कहते हैं? कंट्रोलर ऑफ रिएक्टर कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? कंट्रोलर ऑफ रिएक्टर। इसे नियंत्रक छड़ कहा जाता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है? बोरॉन की बनी होती है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी देर बाद मैं आपको एटॉमिक रिएक्टर भी कराऊंगा। बच्चा कहता है सर ये टॉपिक बीच में कहाँ से आ गया? बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे लगातार सुनते रहिए, और आप अगर मुझे सुन भी लेंगे, अगर आप मुझे सुन भी लेंगे, आपको कभी ना तो किसी नोट्स को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना नोट्स मांगने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आता है एल्यूमिनियम। बच्चा कहता है सर एल्यूमिनियम का क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा इसको तो जानते हो ना, Al2O3। हाँ सर, Al2O3 को कुछ लोग क्या कहते हैं? एल्यूमिना कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर ये तो एम्फोटेरिक है। हिंदी इंग्लिश में बेटा ये नाम सेम रहेंगे। तो ये एल्यूमिना भी होता है, ये बॉक्साइट भी होता है, ये एम्फोटेरिक भी होता है, ये उभयधर्मी भी होता है। बच्चा कहता है सर ये उभयधर्मी क्या लफड़ा है? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। उभयधर्मी का मतलब जिसके दो धर्म होते हैं, जैसे वो स्थिर भी है और वो बेस भी है। यानी जो ऐसा पदार्थ जो अम्ल भी होता है, क्षार भी होता है, यानी कि ऐसा बच्चा जो अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। एल्यूमिना, Al2O3 को एल्यूमिना भी कहा जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर बॉक्साइट भी होता है, और कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो उभयधर्मी है। उभयधर्मी। कैडमियम के बारे में बताऊंगा बच्चे लोग, ऐसा क्वेश्चन प्लीज़ मत अटेम्प्ट करें, मेरे टॉपिक से मत हटाएं मुझे, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर एसिड भी होता है, बेस भी होता है। दोबारा फिर से सुने, मेरा मौसम टूट गया है। एल्यूमिनियम, इसका क्वेश्चन आता है Al2O3 का। Al2O3 क्या होता है? तो पहला ऑप्शन मिलेगा आपको एल्यूमिना, अगर ये नहीं मिलेगा तो मिलेगा बॉक्साइट, अगर ये नहीं मिला तो मिलेगा एम्फोटेरिक। अब बच्चा कहता है सर एम्फोटेरिक हमें मिल जाए तो अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर लिखूंगा एम्फोटेरिक के बारे में खास बातें। मैं यहाँ पर एम्फोटेरिक को 3 स्टार लगा देता हूँ, तो मैंने 3 स्टार यहाँ भी लगाया है और यहाँ भी लगाया है, दोनों हमें थोड़ी देर में पढ़ना है। अभी हम गैलियम का क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये तो कोई काम आने नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये डेली लाइफ में काम नहीं आते। जो डेली लाइफ में काम नहीं आते वो मेरे किस काम का, जो एग्जाम में नहीं आता वो मेरे किस काम का नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि गैलियम क्या काम आता है, तो मैं यहाँ पर हाथ बना दूंगा और हाथों के ऊपर रख दूंगा Ga गैलियम, और गैलियम पिघल जाता है। बच्चा कहता है सर हथेली से तो सीजियम पिघलता है। हाँ बेटा, यहाँ पर हाँ बोर्ड पे थोड़ा सा बेटा कट रहा है, इससे आगे मैंने लिखा नहीं है कुछ, बस ये टीयर गैस लिखा है, टीयर एजेंट लिखा है, इतना ही कट रहा है बेटा, मैं ठीक कर दूंगा दोबारा से इसे, ठीक है? और इससे आगे कुछ नहीं लिखा है, ये बेस है बेटा, ठीक है?
अब आते हैं हम यहाँ पर, गैलियम क्या हथेली से पिघल रहा है, ये पाम है, तो क्वेश्चन आता है एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट विच मेल्ट ऑन पाम, जो हथेली पर पिघल जाता है, हथेली से पिघल जाए, हथेली से पिघल जाए, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? सर वो सीजियम होता है। हाँ बेटा, वो गैलियम भी होता है। ये चीज याद रखोगे क्या? हाँ सर याद रखेंगे। यानी हथेली से पिघल जाता है, उसको सीजियम भी कहते हैं, और उसको यहाँ पर, अब इससे आगे मैं नहीं लिखूंगा, नो टेंशन, ठीक है। हथेली से पिघल जाता है। अब ये चीज करने के बाद दोबारा फिर से रिपीट करता हूँ, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन 5 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद अब आपको मैजिक नंबर याद रखना है, मत रखो, ये तो बस ऐसे बताया कि इनके एटॉमिक नंबर, जिसका अलग चैप्टर होगा। फिलहाल तो ये याद रखो, बोरोन कहाँ काम आता है? परमाणु भट्टी को कंट्रोल करने में काम आता है, बोरेक्स बनाने में भी काम आता है। बोरेक्स होता है टीयर एजेंट, नॉट टीयर गैस, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है Al2O3, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन होगा, उसे एल्यूमिना भी कहा जाएगा, बॉक्साइट भी कहा जाएगा, और एम्फोटेरिक भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एम्फोटेरिक। बच्चा कहते हैं सिर्फ एम्फोटेरिक तो दुख दे रहा है हमें, अरे ये ठीक करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे। हाँ, लास्ट 5 मिनट में आज थोड़ी सी हम बात करेंगे कि आपको पढ़ाई का तरीका कैसे बदलना है। तो ये हो गया एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक करने के बाद गैलियम का क्वेश्चन आता है, गैलियम, गैलियम गल जाता है, गैलियम पिघल जाता है, ठीक है। फिर से ये गैलियम को जब हथेली पे रखा जाता है, हथेली से पिघल जाता है, क्या हो जाता है? पिघल जाता है। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है। उसके बाद है ये सारे एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के बाद में एक लाइन और याद करनी है हमें, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो आपके घर में है, लेकिन आज तक आपने उसे कहीं पढ़ा नहीं है, ये सच है, ठीक है। तो वीडियो रुक के चलता है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और आपको एक खास चीज़ बताने वाला हूँ। सर वो तो बताया नहीं आपने, अरे वही तो बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम्फोटेरिक के बारे में। जी हाँ, आज आप तैयार हो जाइए एम्फोटेरिक के लिखने के लिए, केवल 2 मिनट में। सर 2 मिनट में तो मैगी बनती है? अरे बनती है भाई, मैं भी खाता हूँ कभी कभी बनाकर। हाँ, बेचारे विद्यार्थियों का भोजन होता है मैगी, खा के रात रात भर पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एम्फोटेरिक के बारे में कुछ खास क्वेश्चन लिख दूंगा, सम वेरी इम्पोर्टेंट। आज मैं कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात आपको कराने वाला हूँ जो आज तक आपने ध्यान नहीं दी है। हाँ, बहुत जगह आपने पढ़ा है। मैं एक बादल बना दूंगा, क्या बना दूंगा? बादल। और यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, बच्चा कहता है सिर्फ बादल में क्या होगा? 3 और 3 6 क्वेश्चन, 3 और 3 6 क्वेश्चन। कैसे? ये तीनों चीज़ों के बारे में याद रखना है। हाँ, बोरॉन कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के रूप में काम आता है। जब मंदक का क्वेश्चन आता है, मॉडरेटर का क्वेश्चन आता है, तो मॉडरेटर में हमेशा D2O आता है। यही चीज़ मैं थोड़ी देर बाद कराने वाला हूँ, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। सबसे पहले आता है सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन में आता है Fe क्या होता है, कॉपर क्या होता है, जिंक क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है। ध्यान से सुनते जाना, अपना दिमाग मत लड़ाना। आप 1 डेढ़ घंटे के लिए अपना दिमाग केवल मुझे दे दो, और उसके बाद आप देखना कि आप इसे कर पाओगे कि नहीं। केवल आप 1.5 घंटे के लिए दिमाग मुझे दे दो, उसके बाद आप मुझे कोसना, मुझे गालियाँ देना, मुझे पीटना। पीटोगे तो कैसे? स्क्रीन पे हूँ, है ना। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, इसका क्वेश्चन करना है। आयरन के साथ कोई है, कॉपर के साथ कोई है, जिंक के साथ कोई है, एल्यूमिनियम के साथ, ओहो बहुत सारे लोग हैं, इनको क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी मेटल क्या होता है, मेटल के साथ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, और इसको ये कुछ नखरे कर रहा है, यही तो पढ़ना था हमें, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या क्वेश्चन आएगा? कार्बन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन, सल्फर के साथ ऑक्सीजन, इसका क्या क्वेश्चन आएगा? और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा? आज लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, आज लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे, और आपको विश्वास नहीं हो रहा, कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इन तीनों के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है? कार्बन का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ O2, एस के साथ O2, लेकिन ये अकेला O। तो पहले इसको देखते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6, बल्ले बल्ले, है ना। अब बच्चा कहता है यहाँ पर तीनों की तीनों क्या हैं?
मेटल हैं। सर क्या फालतू क्वेश्चन करा रहे हो? हाँ बेटा ये मेटल है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि बेटा मेटल तो बेस है, मेटल तो बेस है। मेटल कोई भी मेटल हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम, कुछ हो, मेटल बेस है। बच्चा कहता है सर मेटल बेस कैसे है? सर हमारा दिमाग खराब मत करो, हमने तो पढ़ा था NaOH बेस है, आप कह रहे हो मेटल बेस है। हाँ बेटा बताऊंगा, मेटल बेस है, इसे मैं साबित करने वाला हूँ। बेस क्या होता है? एसिड को ख़त्म कर देता है ना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल, एक घरेलू एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, माँ और प्लस गरम चिमटा, जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। बच्चा कहता है सर कैसे? माँ प्लस गरम चिमटा कैसे? जब आपको ततैया खा जाता था, ततैया काट लेता है, मधुमक्खी काट लेती है, तो माँ क्या करती है? बेटा SR और ये नहीं कराऊंगा, अजय मेरी बात एक सुन लिया करो प्लीज। जो चीजें काम की है सिर्फ मैं वहीं करवाता हूँ जो एग्जाम में आती हैं। SR आज तक एग्जाम में आए नहीं तो मैं कैसे कराऊं? उसके बाद हमें याद रखना है FeCuZnAl, इनके कोई भी मेटल हो, मेटल तो बेस होती है, और बेस कैसे याद करें? अब ये मान लो कि जब हमें ततैया काट लेता है, ततैया काट लेता है, तो उसके बाद माँ क्या करती है? गरम चिमटा रगड़ती है, गरम चाकू रगड़ती है। हमने माँ से पूछा नहीं कि माँ तू ऐसा क्यों कर रही है, तो माँ बताती बेटा तेरे अंदर मिथेनोइक एसिड गया है, मिथेनोइक एसिड गया है, एसिड गया बेटा, और मेटल बेस है। एसिड और बेस क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। याद रहेगा, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर याद रखेंगे गरम चिमटा क्यों लगाती है? क्योंकि वो बेस है। चिमटा किस चीज़ का बना होता है? सर Fe का बना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मेटल बेस होती है, बेस होती है, बेस होती है। एग्जाम्पल वो दिया है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो किताब में जाने की जरूरत ही नहीं है ना? किताब में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आपके घर पे ही एग्जाम्पल दिलवा दूंगा। ठीक है, इससे सारे आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे पुलिस का है, चाहे हरियाणा पुलिस का है, चाहे राजस्थान का है, MP है, UP है, कोई भी है, चाहे वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और उसके बाद और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको केमिस्ट्री ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे कि आप अपने घर में पढ़ रहे हो, यानी घर और केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो घर में होते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, हम ध्यान नहीं देते बस। ठीक है, वास्ते काटने से। ठीक है, और उसके बाद में याद रखना है FeO CuO ये चीज़ क्या होती है? देखो ये बेस है तो ये भी बेस है, तो यहाँ पर याद रखना मेटल का ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड भी क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड। मेटल भी बेस है, मेटल का ऑक्साइड भी क्या है बेटा? सर बेस है। इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे थोड़ी देर में। और ये क्या है? ये कह रहा है मैं तो नखरे करूंगा, मैं तो एसिड भी होऊंगा, मैं बेस भी होऊंगा, मर्जी है तब एसिड, मर्जी है तब बेस की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये चीज़ें एसिड होती है। बच्चा कहता है सर कैसे एसिड होती है? हमें तो नहीं भरोसा एसिड होती है। कार्बन जलाता है, बच्चा कहता है सर नहीं पता। उसके बाद नाइट्रोजन जलाता है, बच्चा कहता है सर नहीं पता। सल्फर जलाता है, सल्फर से आंखों में जलन होती है। हाँ हिमाक, हाँ मेटल बेस कैसे है? मेटल बेस इसलिए है, कुछ बच्चों को मैं बता दूं कि मेटल बेस किस लिए है। ये Mg है और ये H2O से अगर जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? MgOH बन जाता है। यानी इसको पानी में घोलने पर, यानी किसी भी चीज़ को पानी में घोलने पर क्या बना? बेस बना, क्षार बना। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, पानी और ये मिले तो क्षार बना, तो पानी तो क्षार है नहीं, तो क्षार कौन है? बेस कौन है? Mg है। ये इसका प्रूफ है, ये मैंने डेली लाइफ का बताया है। जलन होती है तो हम गर्म चिमटे से ही रगड़ते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये तीनों की तीनों एसिड हैं, इनकी नेचर एसिडिक होती है। सर ये तो नॉन मेटल है। सर नॉन मेटल एसिड होती है? हाँ, नॉन मेटल ज़्यादातर एसिड होती हैं। बच्चा कहता है कैसे? अब एसिड से क्या होती है? आंखों में जलन होती है। एसिड से जलन होती है ना? कुछ ज़्यादा ही मतलब जल उठता है। धुएं से आंखों में जलन होती है, प्याज काटते हैं तो आंखों में जलन होती है। सबके कमेंट आ रहे हैं बच्चों, कोई ऐसे मत समझना कि कमेंट नहीं आ रहे। मैं हिमाक, सोनू, विकास, नेहा, आशु सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद हमें याद रखना है, ये अगर एसिड हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर अगर एसिड हैं तो इनके ऑक्सीजन हैं वो भी तो एसिड हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप कुछ मत देखो, ये तीनों एसिड हैं तो ये तीनों भी एसिड हैं, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये तीनों भी क्या कहलाती हैं, एसिड हैं, एसिडिक गैसें होती हैं। ये भी तीनों क्या हैं बेटा, एसिडिक गैस होती है, अम्लीय गैस होती है बेटा। इन तीनों को भी क्या कहा जाता है, अम्लीय गैस कहा जाता है, CO2, NO2, SO2। बच्चा कहता है सर कैसे मान लें कि एसिडिक गैस कहते हैं, इनमें से एक गैस से आपका पाला पड़ता है, मैं तो इसको चूज करता हूँ। आपके पास आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक है, हालांकि कोल्ड ड्रिंक सी लग नहीं रही है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। आप सब बच्चे जानते हैं कोल्ड ड्रिंक से कौन सी गैस निकलती है बेटा, CO2। कोल्ड ड्रिंक से कौन सी गैस निकलती है, CO2। हाँ सचिन, जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं K1O4 L2O3, हाँ बेटा ये रिएक्शन मनगढ़ंत बनाई है, ऐसी रिएक्शन मत बनाया करो, ठीक है। K1O4 है वो एक साल्ट है बेटा, ठीक है। Al2O3 है वो एम्फोटेरिक है, K1O4 नहीं, इसके साथ कुछ H2 वगैरह लेना पड़ेगा आपको न्यूट्रल। तो कोल्ड ड्रिंक होती है, उसके अंदर CO2 होती है और CO2 से हमें जलन होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक खोल के छोड़ देंगे तो CO2 चली जाएगी, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी के देखो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद, हाँ बच्चे कहते हैं सर इसके पूरे नाम लिखिए, ठीक है। मैं इसके पूरे नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में बेसिक चीज़ें आती हैं, एग्जाम में कॉमन नेम आते हैं बेटा, केमिकल नेम नहीं आते, ठीक है। हाँ हाँ पंकज, पंकज कह रहा है कि सर ट्रिकी मत पढ़ाइए, मूड गर्म हो जाता है। बेटा ये चैप्टर ट्रिकी है, इससे सारे आगे चैप्टर हैं वो ट्रिकी नहीं है, तो ये चैप्टर आपको ट्रिकी ही पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में आया है, तो मैं छोड़ कैसे दूँ, क्या मैं इस चैप्टर को हटा दूँ। पूरे भारत के अंदर कोई ये चैप्टर सिस्टमेटिकली नहीं करवाता, बीच में कुछ करवा देगा, कुछ छोड़ देगा, और मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, और ये मेरा काम है और मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है। तो बच्चे आजकल टीचर को बताने लगते हैं तो टीचर भी डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी बच्चे भी पढ़ते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद है CO, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये एसिडिक है। CO2 है, NO2 है, SO2 है, ये भी एसिडिक होता है। और ये तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद बच्चा कहता है सर ये समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कार बनाता हूँ। आपने नाम तो सुना होगा कि कार का जो फ्यूल होता है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, सर उसमें कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर होते हैं। और जब वो फ्यूल जलता है, जब वो फ्यूल जलता है तो किससे ऑक्सीजन करेगा, ऑक्सीजन से, तो CO2 CO2, NO2 NO2, SO2 SO2, ये क्या बन गई, गैस से। और आगे क्या दिखाई दूंगा मैं, क्लाउड बनाऊंगा, यानी आगे मुझे बादल बनाने पड़ेंगे, क्या बनाने पड़ेंगे, बादल। अब ये तीनों मैं बादलों से ऐसे बना दूंगा तो ये बरसेंगे कैसे, H2 का तो H2 लिख दूंगा, CO2O CO3। उसके बाद है HNO2, NO2 NO3 में बदल जाएगा HNO3, और SO2 बदल जाएगा SO4 में। कौन सा SO4, H2SO4। दोबारा फिर से सुनेंगे, ये तीनों की तीनों गैसें, ये तीनों की तीनों गैसें क्या होती हैं, मैं अलग स्केच से लिखूंगा, एसिड रेन। यानी आपको एक ही बार में मैं 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि या ये ना करवाऊँ क्या मैं, है ना। मैं केवल बुक में वही करवा दूँ, केवल बुक में वही करवा दूं। मेरा अनुभव कहता है कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, कोल्ड ड्रिंक का क्वेश्चन आता है तो हम इसकी PhD थोड़ी ना कर लेंगे, कोल्ड ड्रिंक का ही क्वेश्चन करेंगे, दिमाग मेरा भी गर्म हो जाता है। जब आपने डेमो देखा होगा तब भी मैंने ऐसे पढ़ाया था, इसलिए तब आपने जो परचेज किया है तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका है, नंबर आएंगे एग्ज़ाम में, पेपर सबसे बढ़िया करके आओगे, ठीक है। तो आज के बाद मैं कमेंट देखूंगा ही नहीं, करते रहिए। हाँ तो ये है एसिड रेन, किसकी वजह से होती है, CO2 NO2 SO2, तीनों गैसें। कार है, उसके ईंधन के अंदर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर होता है, और जब वो जलता है तो CO2 NO2 SO2 बनता है, और जब बादलों से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन
इसके साथ मिलेगा CO2 H2CO3, H इसके साथ मिलेगा तो HNO3, H इसके साथ मिलेगा तो SO2। अब इनके नाम मैं लिखवा दूंगा। H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो बेटा बता दूं एग्जाम में नहीं आता। तो सर क्यों करवाया? क्योंकि आप बोलते रहते हैं करवाओ। उसके बाद लिख देता हूँ HNO3। अम्लीय वर्षा में HNO3 नाइट्रिक अम्ल भी होता है। क्या सर ये एग्जाम में आता है? नहीं आता। तो सर क्यों करवाया? आप कहते रहते हैं ये तो करवाओ सर। उसके बाद आता है H2SO4। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक एसिड सर्वाधिक पाया जाता है। क्या ये एग्जाम में आता है सर? हाँ आता है। तो ये मैं करवा देता ना। तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ क्या चीज एग्जाम में आती है क्या नहीं आती है। ठीक है, अगर आप बार बार ऐसी चीजें कहते रहेंगे कि हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, वो हो जाता है, बच्चे सारी चीजें पूछेंगे, एग्जाम में तो आने नहीं, एग्जाम में ये आनी है, मैं करवा दूंगा। इतना टाइम तो खराब गया ना आपका। ठीक है, तो 100 में से 2 बच्चों का कमेंट है ना मुझे इतना परेशान कर जाता है, बाकी भुगतते हैं उसका काम, है ना। और कई बार तो लगता है कि उन्होंने इसलिए परचेज किया ताकि वो सबको डिस्टर्ब कर सकें। तो ये चीज याद रखना है, ये मेटल है, ये बेस होती हैं। मेटल का ऑक्साइड बेस होता है, ये एसिड बेस दोनों होता है। और ये क्या है? ये एसिड है, इनके ऑक्साइड भी एसिड हैं। एक एग्जांपल वो हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना तो एसिड है ना बेस है। तो यहाँ पर याद रखना है ये एक न्यूट्रल गैस है। ये क्या है? एक न्यूट्रल गैस है, उदासीन गैस है। क्या होती है? उदासीन गैस। ठीक है, उदासीन गैस के बाद ये एक न्यूट्रल गैस है। मैं इंग्लिश में भी लिखवा रहा हूँ और हिंदी में भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल गैस। अगर ये न्यूट्रल गैस है तो इसके बारे में खास बात याद रखनी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लीपिंग डेथ। इसकी वजह से स्लीपिंग डेथ हो जाती है। इट कॉजेज स्लीपिंग डेथ, नींद में मौत हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है? नींद में मौत हो जाती है। अंगीठी वाली गैस है। तो आपको ये चीज याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मार्केट में 3 क्वेश्चन है। पहला तो है इस गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज न्यूट्रल गैस। ये क्या कहलाती है? न्यूट्रल गैस। उसके बाद ये कहलाता है ये स्लीपिंग डेथ के लिए जिम्मेदार होती है। अगर इस कमरे के अंदर अंगीठी जला दी जाए, सारे कमरे बंद हों, एकदम वो गैस जले, ठीक है, और उसके बाद क्या है मेरा दम घुटेगा तो पता ही नहीं चलेगा। ये चीज याद रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड causes the sleeping death, क्वेश्चन आता है इन एग्जाम। आफ्टर दैट इट इज न्यूट्रल गैस, वी कांट फील दिस, हम इसे फील नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में खास बात, ये पॉइजनस गैस है, ये जहरीली गैस है। क्या है ये? पॉइजनस गैस है, ये जहरीली गैस है। क्या है बेटा? ये जहरीली गैस होती है। ओके, ये चीज याद रखें। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बोर्ड था उसमें सिर्फ एक लाइन सीख के हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 3-4 तो वहाँ किए थे, 3-3 6 7 8 9 और 10 11 12 13 14 15 और 16 और 17, और ये हम सीखने वाले हैं। लगभग 20 क्वेश्चन एक बार में किए हैं और ऐसे ऐसे हम 20-5 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, एक एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हाँ, हम इससे आगे एक मोल कंसेप्ट आएगा, उसमें हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। ऐसी कोई चीज़ बचेगी नहीं जो आपको बोलना पड़े। आप जो कुछ कमेंट करते रहते हैं वो एक्चुअली मैं पहले से जानता हूँ और मैं करवाता हूँ, और कई बार तो आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते बैच पूरा हो जाता है। अब आप सोच लो क्या करना है आपको, आपको कमेंट करना है या फिर लगातार पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें छोड़ के। सर आपने एटॉमिक रिएक्टर के बारे में कुछ बताया था, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप खुश हो सकते हैं कि आज आपको एक नई बात पता चली है। ठीक है, तो आपको शायद मैंने एक चीज़ बताई है पहले भी, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का नाम सुना है ना? टार्ट्रिक एसिड है ना, वो बेस होता है। टार्ट्रिक एसिड क्या होता है? बेस होता है, क्षार होता है। मैं आपको बता दूं टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है इमली में, या इमली ना छोड़ के हाजमोला में। आप खाना खाते हैं, खाना खा के इमली खाते हैं, क्यों? खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ईट होने के बाद में आपके अंदर क्या हो गया? एसिड। यू टेक, आप क्या लेते हैं? टैमरिन, इमली लेते हो।
टेमेरिंड का मतलब क्या लेते हो आप? बेस। ये चीज़ याद हो गई ना? मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूँ, टेमेरिंड बेस होता है, इमली बेस है। इमली यानी टेमेरिंड क्या होती है? बेस होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी याद करवा चुका हूँ। अभी एक चीज और याद करते हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं महा क्वेश्चन, अगर वो बच्चा ये क्वेश्चन कर पाया तो वो बहुत ही महान है। विच वन इज बेस? कौन सा एक बेस है, कौन सा क्षार है, ये हमें याद रखना है। कौन सा एक क्षार होता है? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। पहला तो लिख दिया Fe है, उसके बाद FeO है, उसके बाद लिख दिया मैंने टेमेरिंड है, ठीक है। उसके बाद लिख दिया मैंने, टेमेरिंड के बजाय मैं ये लिख दूं टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड यानी टार्टरिक अम्ल है। और उसके बाद मैं लिख दूंगा NaOH है, और ई लिख दूंगा ऑल। इसके 5 ऑप्शन हो गए। आपको इसमें से सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा बेस है, मतलब क्षार है, ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों बताइए। क्या कितनी ठंडी हो जाती है। हाँ, आनंद, सूरज, ऋतिक, रोहित, प्यारे बच्चों आपने बहुत ही सही आंसर दिया है। और एक बच्चे ने आंसर दिया है सी ऑप्शन। नहीं बेटा, सी नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। देवाशीष, मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन आएगा आल आएगा, ई, ठीक है। क्यों आएगा? अभी अभी बताया था, ये बेस होता है, और ये भी क्या होगा? बेस। अगर Mg लिख दूं, बेस है। MgO भी क्या है? बेस है। वैसे टार्टरिक एसिड भी क्या है? बेस है, अभी अभी पढ़ा। और NaOH तो बेस होता ही है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा बेटा? आल। लेकिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन ये पहली दफा देखा होगा वो कहेगा बेटा ये तो OH है। क्या कहेगा बेटा? सॉरी, मुझे तो गुरुजी कहेंगे, गुरुजी ये है, ठीक है। तो कैसा लगा बच्चों ये? मतलब 5-10 मिनट में हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक और टॉपिक कराने वाला हूँ, जिसका मतलब है एटॉमिक रिएक्टर। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। हाँ, ZNO भी है बेटा, ZNO भी ऐसा ऑप्शन है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो काफी देर से मैं बार बार बोल रहा हूँ। और न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर का क्वेश्चन आता है तो आता है, तो क्यों ना कर लें। रमन, ये ऑप्शन सी नहीं आएगा, ठीक है। विच इज बेस? बेस देखो बेटा, ये भी है, ये भी है, अभी अभी करवाया है, ये बेस हैं, ये बेस हैं। आदमी है, आदमी के साथ है कोई और है तो वो भी आदमी तो रहेगा ना। बेस है, अब भी ये बेस है, पहले भी बेस था, अब भी बेस है। आप अच्छे हैं, आपके साथ कोई रहने लगा तो भी आप अच्छे रहेंगे ना, बुरे थोड़ी ना बन जाएंगे। तो अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है, छोटा सा एटॉमिक रिएक्टर। बच्चा कहता है सर परमाणु भट्ठी तो हमें आता है, काय को 1-2 क्वेश्चन नहीं आते आपको, बाकी सारे आते हैं। एटॉमिक रिएक्टर के अंदर 1-2 क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। रोहित, रामशंकर और आनंद और विजय और प्रकाश, Fe बेस कैसे होगा? ये तो मेटल है, मेटल ही तो बेस होता है बेटा। जो बच्चे अभी आए हैं वो बाद में इस लेक्चर को देखना, लेकिन ये बड़ा प्यारा चैप्टर आज चल रहा है। और अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं तो वो चैप्टर करवाते करवाते खुशी से रो पड़ता हूँ कि इतना अच्छा चैप्टर है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन कम क्यों आते हैं? कम इसलिए आते हैं क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार धोखा हो जाता है, जो हम सोचते हैं ना कि ये तो नहीं आएगा, वो आ जाता है। तो क्यों ना अब हम इसे सीख लें। तो क्या आप तैयार है इस चीज़ के लिए? क्या मैं थोड़ी सी बकवास कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तेज बोले बिना रहा नहीं जाता। पता नहीं मैं चुप क्यों नहीं रह पाता। मैं कोशिश करूँगा कि अगले जन्म में मैं सुधर कर आऊँ। हाँ, मुझे यहाँ पर क्वेश्चन करवाने हैं बच्चों को एटॉमिक रिएक्टर के बारे में, यानी परमाणु भट्टी के बारे में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया है एटॉमिक रिएक्टर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन हमें देखने हैं। एग्जामिनर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो हमें देने वाला है, ठीक है। ओके है ना? अरे लिखवा दो ना इससे आगे। तो यहाँ पर लिखूंगा, हाँ,
तो जो जो चैप्टर आपको लगता है कि आपका जो चैप्टर चल रहा है केवल वो करिए, और इसके बाद आपके मन में जो आ रहे हैं आपके कमेंट में देख रहा हूँ, कोई चैप्टर बाकी नहीं बचेगा, ठीक है। मैं हर चैप्टर नोट रखता हूँ, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना है एटॉमिक रिएक्टर है वो किस हिसाब से हमें करवानी है। तो यहाँ पर एक बड़ी सी एटॉमिक रिएक्टर है ना? हाँ सर है। उसके अंदर यूरेनियम है सर। और यूरेनियम के बारे में खास बात याद रखना, यूरेनियम में क्या है, बाण में यूरेनियम 235। सर ये क्या कहलाता है? अरे बताऊंगा ना। उसके बाद उसके ऊपर न्यूट्रॉन फेंकूंगा, न्यूट्रॉन क्या फेंकूंगा? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन आता है ये न्यूट्रॉन कैसा होता है? होले से। न्यूट्रॉन कैसा फेंका जाएगा? होले से, होले से। तेज से नहीं फेंकना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन कैसा होता है? स्लो स्लो स्लो। पहला क्वेश्चन हो गया। यानी यूरेनियम पर न्यूट्रॉन स्लो फेंका जाता है। और ये यूरेनियम क्या कहलाता है बेटा? फ्यूल, ईंधन। परमाणु भट्टी के अंदर ईंधन क्या होता है? ये दूसरा क्वेश्चन। बाण में यूरेनियम 235 और ये फूट जाएगा, ये फिशन हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन और लिखा रहा हूँ, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन की घटना होती है सर। न्यूक्लियर फिशन का मतलब नाभिकीय विखंडन। जब बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, बड़ा परमाणु छोटे में टूटेगा, इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो ये टूट गया और टूट के बेकार हो गया। दरअसल पहले मैं ट्रिक लिखाऊंगा ताकि बच्चों को याद हो जाए, जिनको कुछ ज़्यादा जो साइंस वाले नहीं थे उनके लिए। बे का मतलब BA, अब साइंस वाले बच्चे हैं। कार KR, बे का मतलब बेरियम, बे का मतलब बेरियम, KR का मतलब क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन। और बाण में जब टूटता है, अरे बाण में जब टूटता है तो क्या बनता है? 5636, 5636। आपको बता दूं 56 नंबर पे बेरियम आता है, 36 नंबर पे क्रिप्टॉन आता है। इनको जोड़ के देखो बाण में आएगा, इनको जोड़ के देखो क्या आएगा बाण में आएगा, क्या आएगा बाण में। हाँ, एक बच्चे की सर नोट्स कैसे बनाएं इसका। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, क्लास पूरी होने के बाद इसे तेज़ी से दुगनी स्पीड पे सुनना। मैं कहता हूँ कि दिमाग में आपके छप जाएगा, ठीक है, दिमाग में छप जाएगा, आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी बेटा, ये मेरा विश्वास है। प्लीज़ इस विश्वास में मेरे साथ बने रहिए। 2-3 क्लासों में आपको मालूम चल जाएगा, मेरी वीडियो देख लेने से ही एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे केमिस्ट्री के। ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री। उसके बाद आएगा टूट गया, यानी ये क्या हो गया? बेकार हो गया। ये क्या हो गया? बेकार हो गया। बे का मतलब बेरियम। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि जब यूरेनियम टूटता है तो कितने न्यूट्रॉन और पैदा होते हैं? तो यहाँ पे 1 2 3, ये तीसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया ये, दूसरा क्वेश्चन हो गया फ्यूल कौन सा, तीसरा क्वेश्चन हो गया फिशन होता है, चौथा क्वेश्चन क्या हो गया? बेकार। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, न्यूक्लियर वेस्ट का फार्मूला क्या है, यानी नाभिकीय कचरा क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियर वेस्ट? नाभिकीय कचरा क्या है? यू विल हैव टू राइट द बेकार, बेकार बेरियम क्रिप्टॉन। दिस इज 56 एंड दिस इज 36, इनका एटॉमिक नंबर। यानी जब बाण में टूटेगा तो 5636 बनेगा, ठीक है। केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी बेटा, कोई टॉपिक नहीं बचेगा। मैं कृष्णा के जवाब का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी लास्ट में कुछ मोटिवेशनल बच्चे पूछे हैं, सबसे लास्ट में बताऊंगा। अब आता है बेकार होने के बाद, यानी होले से न्यूट्रॉन आया, भड़ाम बेकार बना, बेकार बनने के बाद 5636 बना, 3 बने। 3 क्या बने? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? सर हम न्यूट्रॉन हैं। क्या हैं हम? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे याद रखना है 3 न्यूट्रॉन और पैदा होते हैं। इसमें से क्या करेंगे, एक न्यूट्रॉन को तो जाने देंगे कि जा भाई चेन रिएक्शन चला। चेन रिएक्शन का मतलब श्रृंखला अभिक्रिया तू चलाता रहे और टकराता रहे यूरेनियम से, फोड़ता रहे सबको। इसका मतलब ये है, दोबारा फिर से सुना, होले से न्यूट्रॉन आया, बाण में यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, ये फ्यूल पे टकराया, ये कोलिजन हो गया, फिशन हो गया, 2 छोटे एटम बने, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेकार 5636, 5636। उसके बाद 3 न्यूट्रॉन और बने। एक न्यूट्रॉन को जाने देंगे ताकि लगातार रिएक्शन चलती रहे, चेन रिएक्शन चलती रहे, लेकिन 2 को हमने रोक दिया। रुक जाओ, रुक जाना नहीं,
कहीं तू हार के, लेकिन मैंने इसे रोक दिया। और रोकने के 3 तरीके हैं, रोकने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले याद रखना है मॉडरेटर क्या होता है। मॉडरेटर का मतलब मंदक क्या होता है, जो रिएक्शन को मंद कर देगा। मॉडरेटर में डी आता है ना, मॉडरेटर का क्वेश्चन आ जाए। न्यूट्रो क्या है? न्यूट्रो नहीं है, न्यूट्रॉन है बेटा। न्यूट्रॉन एक छोटा पार्टिकल, परमाणु के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वो टकराता है। आपको बस याद रखना है न्यूट्रॉन क्या होता है, ये याद मत रखो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है मॉडरेटर ड ड ड ड ड ड ड ड डिम ड ड ड D2O, मॉडरेटर D2O, मॉडरेटर D2O, मॉडरेटर D2O। कुछ बच्चों ने इसका आंसर बोरॉन भी बताया था। क्या बताया था? बोरॉन। अब एक चीज याद रखना है, कंट्रोलर रोड, कंट्रोलर रोड, कंट्रोलर रोड इसके अंदर पहुंचानी पड़ती है ताकि भट्ठी शांत हो जाए। वो कैडमियम की बनी होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे नियंत्रक छड़ क्या है, नियंत्रक छड़ क्या है, कैडमियम की बनी होती है बेटा। किसकी बनी होती है? कैडमियम की। और उसके बाद आपको याद रखना है कूल रखना पड़ेगा, कूलेंट। इस भट्ठी को ठंडा रखना पड़ेगा, और इसे ठंडा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके चारों ओर आंडे आंडे आंडे, जान दे जान दे जान दे। ये CO2 जा रहा है। कूलेंट COO लिख दो, CO2 कूलेंट के रूप में किसका यूज किया जाता है? CO2 का किया जाता है। किसका किया जाता है? CO2 का। हाँ मोहित, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ। और आज मैं एक ऐसे बच्चे का नाम लूंगा जो सबसे ज्यादा सीरियस पढ़ता होगा, जिसका बिल्कुल भी कमेंट नहीं आएगा। उस बच्चे को आज मैं बहुत ही लास्ट में थैंक यू बोलूंगा, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, सब होगा, कुछ नहीं बचेगा। बायोकेमिस्ट्री होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी बच्चा, बिल्कुल होगी, सब होगा। और जिसके नेगेटिव मार्किंग होते हैं उसके बारे में बता दूंगा। प्रकाश, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब बच्चा कहता है सर इसमें एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या याद रखना? फॉर्मूला ये बताओ कि जितना वजन इसका होता ना उतना इसका नहीं होता, है ना। अगर ये मान लो ये इतना है ना, ये कम है, तो यहाँ पे याद रखना MC²। ये फार्मूला एग्जाम में आता है कि ये फार्मूला दिया किसने था? E बराबर MC²। ये आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन याद रहेगा? बच्चा कहता है सर नहीं, मास एनर्जी रिलेशन। और मैं इसका हिंदी में नाम लिखूंगा, आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ये द्रव्यमान M है। M का मतलब होता है मास, E का मतलब होता है एनर्जी यानी ऊर्जा, और C का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड इन प्रकाश की गति। तो मैं आपको बता दूं कि जब यूरेनियम टूटता है ना तो भड़म, ये सारा का सारा मास है ना एनर्जी में चेंज होने की कोशिश करता है, और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। इससे मास अगर लाइट की स्पीड से चलेगा तो एनर्जी में बदल जाएगा। अगर आप ज्ञानेंद्र, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैंने सबके कमेंट पढ़ लेता हूँ। हाँ, जिसका कमेंट नहीं आएगा उसका नाम कैसे लेंगे? मैं ऐसे कह दूंगा कि जिसने कमेंट नहीं किया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज़ याद रखना है, ये परमाणु भट्टी का है। कितने क्वेश्चन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और उसके साथ 7, 8, 9 है, 10 है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, नाभिकीय कचरे को किसमें पैक करके फेंका जाता है? नाभिकीय कचरे को किसमें पैक करके फेंका जाता है? बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन क्यों आएगा? ये क्वेश्चन बेटा इसलिए आएगा क्योंकि आजकल हम धरती को इतना पोल्यूटेड कर रखे हैं ना, परमाणु भट्ठी का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो पोल्यूटेड कचरा हम शीशे के बक्सों में पैक करके या तो ज़मीन में दबा देंगे या कुएं में फेंक देंगे, लेकिन भविष्य में वो टूटेगा ज़रूर। धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टूटे ना, धरती खुद टूटती है भाई, कभी बनती है कभी टूटती है, दीपांकर, ठीक है? तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसलिए ज़रूरी है ये क्वेश्चन कि न्यूक्लियर वेस्ट की पैकिंग कहाँ की जाती है, वेयर द न्यूक्लियर वेस्ट इज पैक्ड, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर ये लिख दूंगा मैं, न्यूक्लियर वेस्ट,
न्यूक्लियर वेस्ट इज पैक्ड इन, परमाणु कचरा पैक किया जाता है। ये परमाणु कचरा है, ठीक है, और इसे पैक किया जाएगा पीपी में, लेड के बक्सों में पैक किया जाएगा, शीशे के बक्सों में पैक किया जाएगा। बेटा इसे ग्लास मत मानना, ये क्वेश्चन कुछ ही बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे नहीं जानते, तो ये चीज़ याद रहेगी आपको। तो मेरे ख्याल से आपको इसे एक लाइन में बहुत कुछ सिखाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है स्लो न्यूट्रॉन, वो स्लो न्यूट्रॉन है, क्या है, स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइकर है और स्ट्राइक करता है। अब एटॉमिक रिएक्टर है, इसे आप फिर से एटॉमिक रिएक्टर के अंदर क्या होता है, हल्का सा न्यूट्रॉन होता है, भारी से यूरेनियम पे टकराता है, जिसका नाम होता है 92 यूरेनियम 235, और वो फ्यूल कहलाता है। फ्यूल क्या है, ये टकराने के बाद अभिक्रिया कौन सी होती है, टूट जाता है, न्यूक्लियर फिशन। टूटने के बाद क्या बनता है, बेकार, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, और उसके बाद क्या बनता है, 3 न्यूट्रॉन। 1 न्यूट्रॉन क्या करता है, चेन रिएक्शन, बाकी को क्या करते हैं हम, स्टॉप करते हैं ताकि भट्ठी शांत हो जाए। मॉडरेटर करने के लिए क्या काम आता है, D2O, भारी जल, इसको रोकता है। कंट्रोलर रोड कैडमियम, ये भी इसे रोकती हैं। बोरोन की छड़ें भी इसे रोकती हैं। ग्रेफाइट भी एक आता है, वो मैं लिखवाना भूल गया था, तो यहाँ लिख दूँ, कंट्रोलर रोड ग्रेफाइट की छड़ें भी होती हैं। ग्रेफाइट भी होता है, जैसे पेंसिल है, यानी पेंसिल की छड़ों से हम इसे रोक सकते हैं। उसके बाद ठंडा रखने के लिए CO2 काम आता है, ठीक है, इसे CO2 गैस प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे CO2 गैस खींच लेती है सारी गर्मी को, जिससे भट्ठी ज़्यादा गर्म ना हो जाए। उसके बाद आता है कि फार्मूला कौन सा, E बराबर mc², इसे क्या बोलते हैं, मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, यानी ये मास एनर्जी में चेंज हो गया। और उसके बाद है न्यूक्लियर वेस्ट का फार्मूला है बेकार। और परमाणु भट्ठी के कचरे को किस में पैक किया जाता है, लेड में। मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता, हालांकि बहुत डीप पढ़ सकते हैं हम। साइंटिस्ट के नाम बेटा याद नहीं रखता मैं, वो डिस्कवर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ याद रखनी है एलिमेंट्स के बाद में, ठीक है। अगली लाइन, एक लाइन हो गई है हमारी, उससे अगली लाइन, अब क्वेश्चनों का खजाना आने वाला है, 50 क्वेश्चन और करने वाले हैं हम। मैं इसको मिटो दूं बेटा, आप लोगों की केमिस्ट्री में ऐसी करवा दूंगा ना, और ये मेरा दिल जानता है। मैं दिल्ली की मुखर्जी नगर मार्केट में घूमा हूँ, जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं, हजारों रुपए ले रहे हैं, लेकिन पढ़ा ऐसा रहे हैं ताकि बार बार बच्चा पैसा देता रहे। मैं चाहता हूँ कि बच्चा दूर गांव में बैठा सबसे कम कीमत में कम समय में ज़्यादा पढ़ सके, इसलिए मेरी इस बात को आप थोड़ा समझो, इसलिए आप मेरा थोड़ा सेव कीजिए, क्योंकि कम से कम टाइम में इतना ज़्यादा कंटेंट, अगर यही कंटेंट कोई और पढ़ाएगा 2-3 घंटे यूज़ कर लेगा, 3 घंटे, और उसके बाद भी कहेगा मैं ये अच्छा, मैं वो अच्छा। बच्चों से अच्छा कोई नहीं है, इसलिए बच्चों से अगर हम 1 रुपया भी लेते हैं तो उसे 100 रुपये का नॉलेज मिलना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं मार्केट में, कि जो मार्केट में हो और आपको ना मिले, चाहे आप कितनी दूर गांव में बैठे हुए हैं। अभी नेट स्लो चल रहा है, नेट होने के बाद में लेक्चर देख लो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। एनिको फर्मी, हाँ संजीव, मुझे आंसर मिल गया। हाँ, तो उससे आगे हम बढ़ते हैं, अगली लाइन, एलिमेंट चल रहा है हमारा, और अब हिंट दे रहा हूं मैं, उससे अगली हिंट हमें पढ़ना है काशी के बारे में। यानी पहले पढ़ा हलिन्ना के बारे में, और हलिन्ना के बाद पढ़ा बेटा मंगे कार सुंदर वाला, उसके बाद सब्जी मंडी पढ़ा, और सब्जी मंडी के बाद आ गया काशी। काशी जो काशिया का दुश्मन है ना, जो लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लिखेंगे, काशी जी को सुन हुई पंजाब में, कार्बन यहाँ पे लिखेंगे काशी, क्रोध को पालना सीखो काशी, काशी जी को सुन हुई पंजाब में। सिर्फ एक तो ट्रिक यूज करूंगा मैं, इसके लिए माफ करना प्लीज, और बाकी कंसेप्ट पढ़ेंगे। कार्बन 6 नंबर पे आता है, और सी ये 14 पे। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, 8, 18, 32, ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ ताकि ये ना रटना पड़े। 6 के अंदर 8 जोड़ दो 14, फिर 18 जोड़ दो क्या हो गया 32, फिर 18 जोड़ दो क्या हो गया 50, फिर 18 जोड़ दो 82। ये याद नहीं करना, यू विल हैव टू लर्न दिस। हमें याद करना है
कार्बन के क्वेश्चन क्या होते हैं, व्हाट अबाउट सिलिकॉन, व्हाट अबाउट जर्मेनियम एंड व्हाट अबाउट टिन और व्हाट अबाउट लेड, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है। और कार्बन होता है, उसके 4 क्वेश्चन तो मैं आपको अलग से कराऊंगा। पहले मैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद CFC। CFC तो थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं, CO2, उसके बाद CFC और उसके बाद CH4। CH4 के मार्केट में 4 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4। पहले मैं आपको ये करवाता हूँ, उसके बाद नीचे वाले एलिमेंट्स कराऊंगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कार्बन करते हैं तो हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि पता नहीं इसका क्या करें। बड़ा आसान सा तरीका है, कार्बन मोनोऑक्साइड मैं नहीं लिखाऊंगा, पता है सर क्या करवाना, लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं 3-4 साल में बीमार होने लगते हैं। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, ठीक है, कि ठीक है दिल्ली चले गए, लेकिन धुएं के अंदर 4 महीने हो जाते हैं, 3-4 साल के बाद दम घुटने लगता है। क्यों घुटने लगता है? वहाँ धुआं बहुत है। विकल वाली गैस कौन सी होती है? विकल गैस कौन सी होती है? CO। यानी सबसे ज्यादा पॉल्यूटिव, सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से पोल्यूशन नहीं होता। ये चीज हमें याद रखना है CO2 के बारे में। ये क्या कहलाती है बेटा? ये नॉन पॉल्यूटिंग गैस है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता। बच्चा कहता है सर होता है, इससे धरती गर्म होती है ना? हाँ होती है, पर इससे पोल्यूशन नहीं होता। अरे जी CO2 गैस को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, उससे क्या होगा बताओ? मान लो मैं पेड़ पौधा हूँ कोई और ये CO2 है, ग्रहण कर लिया, तो ये हमें लिख देंगे कि ये नॉन पोल्यूटिंग गैस है। CFC को क्या बोला जाता है? फ्रियोन गैस है। क्या कहलाती है ये? फ्रियोन गैस है। ठीक है। फ्रीज से निकलने वाले CFC को फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। फ्रियोन नाम याद रखना है। श्वेता, हाँ बेटा मैंने लेट क्लास स्टार्ट की है, 10 मिनट लेट। ठीक है। हाँ, और उसके बाद आता है CH4 का क्वेश्चन। सर CH4 को तो मैथेन कहते हैं। हाँ बेटा कहते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोस्त 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 दोस्त, इसको मैथेन कहा जाता है। जी हाँ, मैथेन को हिंदी में मैथेन ही कहा जाएगा। और मैथेन के बाद इससे अगली लाइन में और बढ़ेंगे, मैथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स का मतलब कीचड़ वाली गैस। अगर कोई नाली में से कीचड़ निकाल के रख दे और उसमें से बदबू आए, ठीक है, ये चीजें अभी करवाऊंगा, बस एक बार मुझे ये करवाने दो। मैथेन ये होती है मार्स गैस का मतलब कीचड़ से निकलने वाली गैस। और उसके बाद तीसरी करवाता हूँ बायोगैस, और बायोगैस का नाम होता है गोबर गैस, गोबर से निकलने वाली गैस। ये मान लो गोबर है, ये क्या है? गोबर। और गोबर से जो स्मेल आती है, आ हा हा, मतलब घरों को जब गोबर से लीपते हैं तो एक महक आती थी, लोग बीमार नहीं होते थे। कछुआ सांप के अंदर जो होता है ना, वही गोबर में होता है। इसलिए पहले लोग जो घरों में लीपते थे ना, ग्रीन हाउस गैस क्या है बेटा? ये कराऊंगा। गोबर के अंदर जो चीज है वही कछुआ सांप के अंदर है, वही कंपनियां हमें बेच रही हैं। पहले कच्चे घर थे, घर कच्चे थे, लोग सच्चे थे, गोबर लीपते थे, डेंगू नहीं होता था, क्योंकि घर को गोबर से लीपा, मतलब कछुआ सांप से ही लीपा, फ्री का, मच्छर ही नहीं तो बीमारी नहीं। अब जगह जगह लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं बुखार से। क्यों मर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब घर तो गोबर से लीपे नहीं जाते, पक्के हो गए। तो ये चीज याद रखनी है, बायोगैस यानी गोबर गैस। और CH4 के बारे में खास चीज और याद रखेंगे, CNG के अंदर कितनी होती है? 95%। और बायोगैस में 75% मैथेन होती है। क्या ये 4 क्वेश्चन याद रख पाओगे? CH4 को मैथेन कहा जाता है। CH4 को क्या कहा जाता है? मैथेन। ठीक है, CH4 को मैथेन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी प्रैक्टिस सेट की बुक में मिल जाएगा। MCQ की कोई भी बुक लेते हो, बस उसे पूरा पढ़ो, अधूरा मत छोड़ो। ठीक है। हाँ, तो ये चीज याद रखना है। ये हो गए 4। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा, या हो सकता है अगली बार कराऊं। टाइम मिल गया तो आज करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। लेकिन आपको फिर से एक बार बता दूं। हाँ मोहम्मद, बताइए क्या पूछ रहे हो? एक ही बार आपने 10 बार कमेंट कॉपी कर दिया है, बताइए क्या बताऊं?
अब हज़ारों कमेंट एक साथ आते हैं तो कौन सा कमेंट देखूं, ध्यान नहीं रहता। 10 करते हो तो इस तरफ देखूंगा मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पैदा करती है। रिंकू, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बोरोन तो मेटेलोइड है। हाँ बेटा, ये मेटल नॉन मेटल मेटेलोइड में मैं करवा चुका हूँ। हाँ संजीव, एल्केन एल्कीन एल्काइन ये भी मैं करवाऊंगा। हाँ सुमेर, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ अमित, पूछिए। कोल्ड ड्रिंक में एसिड का पीएच कितना होता है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड का पीएच होता है, एसिड वो ऐसा है कि हमें जला नहीं देता। जो एसिड हम सहन कर सकते हैं वो कोल्ड ड्रिंक में एसिड का पीएच कितना होता है, जब तक हमें तकलीफ नहीं होती वो हमेशा 5.5 के आसपास रहता है। तो कोल्ड ड्रिंक का में एसिड का पीएच बेटा आप ध्यान रखिएगा 5.5 के आसपास होता है, ठीक है। शिरोमणि ये दिल्ली की बात है। ओके, आप मुझे टॉपिक पूरा कराने दो प्लीज, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा पढ़ें। मेरा काम है टाइम मिले उसका खूब यूज़ कर लें, हज़ारों क्वेश्चन एक साथ कर लें। तो ये चारों क्वेश्चन करने के बाद ये तो करवाना है मुझे, सिलिकॉन के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। तो इन दोनों का क्वेश्चन इकट्ठा बनेगा बेटा। मैं यहाँ एक चीज़ बना रहा हूँ, ये आपने देखी होगी। ये रेडियो के अंदर होती है, जिसे आप चिप बोलते हैं, है ना। दरअसल आप चिप मत बोलो, सेमीकंडक्टर बोलो इसे। यानी जितने भी डिवाइस हैं उनके अंदर जो सेमीकंडक्टर है, जो चिप होती है, जो अर्धचालक है, यानी जो चालक भी हैं, वो किसका बना होता है? वो सिलिकॉन का भी बना हो सकता है, वो जर्मेनियम का भी बना हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन एक और लिख देता हूँ यहाँ पर। सोलर सेल, सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है? ये भी सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनाए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। हमें याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बच्चा कहता है सर इसके जॉइंट कैसे बनाए जाते हैं? तो यहाँ लिख दूंगा नेटवर्किंग ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल की नेटवर्किंग ए जी सिल्वर चांदी। सोलर सेल है ना, चांदी के बनाए जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अलग बना दूं। सोलर सेल किसके बनाए जाते हैं बेटा? लाल स्केच लाने गया था, काला स्केच आ गया। काला कहीं का, काला कलूटा बैंगन लूटा। ये लो जी, ये क्वेश्चन हो गए इसके, ठीक है। तो ये हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। हाँ मैं PDF मिलेगी चैप्टर पूरा होने के बाद, आपको ये थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ये चैप्टर पूरा होने दो। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल की सबसे ऊपर वाली लाइन होती है ब्रिजमोहन, ये अभी मैं करवाऊंगा। अभी ये चैप्टर करवाने दो मुझे, जो चीज़ मैं करवाता हूँ प्लीज़ वो करवाने दो। तो उससे आगे हमें बढ़ना है टीन और लेड के बारे में। इस लाइन के अंदर 2 बातें रह गई थी, एक तो रह गई थी पीबी और एक रह गई थी एसएन। पीबी और एसएन के क्वेश्चन कैसे आते हैं? 2-3 क्वेश्चन इसके, ज़्यादा नहीं है, और बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। इनके बारे में आप जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। देखते हैं कैसे। पीबी का क्वेश्चन, पीबी और प्लस लेड जब आपस में मिलते हैं, जब टीन प्लस लेड आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? फ्यूज वायर बनता है। क्या बनता है? फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर के मार्केट में 4 क्वेश्चन हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये हमारा घर है जहाँ पर मीटर लगा हुआ है। यहाँ पर एक तार प्लस वाला जाता है, एक तार माइनस वाला जाता है। प्लस वाले तार में बीच में फ्यूज वायर लगाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर याद रखना है मीटर लगा होता है, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फ्यूज वायर मेड ऑफ। फ्यूज वायर किस चीज़ का बना होता है? टीन और लेड का बना होता है। आपको पता है टीन बहुत जल्दी गर्म होता है,
यहाँ पे लिख देता हूँ इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है। क्योंकि टीन है ना वो गर्म बहुत जल्दी होता है, हीट बहुत जल्दी होता है, और जो लेड है ना वो इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। क्या होता है वो? कुचालक। दोनों चीज़ याद रहेंगी। दोबारा फिर से सुनना। हाँ, बेस होता है बेटा। अगर तो एसिड नहीं होता उसे क्या बोलेंगे? बेस। अगर कोई आदमी अच्छा नहीं है तो उसे क्या बोलोगे? बुरा बोलोगे। राखी। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। हाँ शिरोमणि। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। मेड ऑफ टीन और लेड का बना होता है। दूसरा है फ्यूज वायर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमें वो ध्यान रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिस्टेंस, यानी इसमें से करंट पास नहीं होता ज्यादा, हाई। रेसिस्टेंस क्या होता है इसका? हाई होता है। तभी तो घर को बता लेता है। और कैसे जोड़ा है? सीरीज में जोड़ा है सर। तो यहाँ पे याद रखा, यहाँ पे लिख देंगे व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूज वायर। कॉम्बिनेशन इज सीरीज, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बेटा। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। तो फ्यूज वायर के 4 क्वेश्चन हो गए। ये लिखने के बाद हमारे सामने आ गया टीन और लेड के क्वेश्चन इकट्ठे। अब हमें 3 बातें याद रखनी है। एक तो पीबी की, एक PbO2 का फॉर्मूला, और एक PbS। ये 3 है ना, वैसे तो बहुत सारे हैं पर ये 3 हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या हर एग्जाम के पूछ लिए जाते हैं, तो क्या हम इसको करें? हाँ बेटा, आपके ये हर एग्जाम में काम आएगा। ये जो मैं पढ़ाता हूँ हर एग्जाम में काम आएगा अविनाश, ठीक है। थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेड क्या होती है? इंसुलेटर मेटल लेड है, इंसुलेटर मेटल लेड है। कुचालक धातु मैं, कुचालक धातु क्या है? लेड है। और PbO2 को क्या बोला जाता है? लिथार्ज, लिथार्ज, लिथार्ज। लिथार्ज का फार्मूला क्या है? वो सर PbO2 है। एक बच्चा कहता है सर लिथार्ज क्या है? ये क्या बकवास है लिथार्ज। तो ये एक बैटरी बना दी मैंने एक्साइड की, नाम तो सुना होगा। इसके ऊपर प्लग लगे होते हैं, और जो प्लग लगे होते हैं उनके ऊपर पाउडर सा आ जाता है ना, सफेद सफेद। वो पाउडर सा क्या होता है? लिथार्ज होता है। इसके अंदर PbO2 का पेस्ट भरा होता है। लिथार्ज एक पेस्ट होता है बेटा, कोलगेट जैसा। तो इसके बाद लिखना है PbS क्या होता है? गलेना। तो PbS का नाम अलग से याद रखेंगे, गलेना। सर इसको क्या याद करना? बेटा इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये गलेना है, ये लिथार्ज है। लिथार्ज जिससे बैटरी होती है चार्ज। लिथार्ज कहाँ यूज होता है? सर बैटरी में यूज होता है। लिथार्ज कहाँ पे यूज होता है? बैटरी में। हाँ बेटा, ये हर एग्ज़ाम के लिहाज से है, RRB NTPC के हिसाब से है। ये हर लिहाज से क्वेश्चन आएंगे। कई सारे चैप्टर हैं, पीरियोडिक टेबल भी है, वो भी सब चीज़ें होनी हैं, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ूंगा मैं। जिस बच्चे की नहीं हुई है वो हर टॉपिक होगा। कोई भी टॉपिक आप बार बार मत पूछें प्लीज़। मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं हाँ, मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं मेल्ट होने का पॉइंट, यानी गलनांक। बहुत जल्दी गल जाता है, मैंने बताया तो था, फ्यूज वायर बहुत जल्दी गल जाता है। एक्चुअली पता है दिक्कत क्या है? बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या है वो क्या है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तब आप कमेंट कर रहे होते हो, ठीक है। और जब आपका कमेंट कर रहा होता हूँ तब आप पढ़ रहे होते हो। इसलिए शायद मुझे कई बार लगता है कि मैं ना देखूँ, कमेंट ना ही देखूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ूंगा ही नहीं। अंशु देखो, अब 3 3 4, चलो करते रहो, मैं देखूँ गिनूँ। 5 अंशु, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डियर अंशु, आपने 12 कमेंट एक ही चीज़ के लिए किए हैं, जबकि मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसी एक ही कमेंट 12 करना है तो कीजिए प्लीज़। थैंक यू। जब मैं समझाने पे ध्यान देता हूँ आप समझते नहीं हैं। एक एक चीज़ मैं घरेलू तरीके से बता रहा हूँ, फिर भी आप ना मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है, तंग कर लो, गालियाँ दे दो, सब बढ़िया हो जाएगा। करो मर्जी से। 21वीं सदी का टीचर हूँ मैं, पहले जितनी रिस्पेक्ट तो है नहीं।
हाँ, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है पीबी से एसएन तक। ठीक है, और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपको सारी चीज़ें इतनी डिटेल में, इतनी छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेशन है बेटा अभी नहीं, क्योंकि मैं इसमें मेटल नॉन मेटल अभी नहीं करा रहा। हाँ, तो फ्यूज वायर हम कॉपर का लगाते हैं, कॉपर का लगाते हैं, लेकिन एग्जाम में कॉपर आता ही नहीं बेटा, तो मैं क्या बताऊं। श्रीकांत, मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि फ्यूज वायर कॉपर का हम लगाते हैं, साइंस नहीं लगाती, तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, एग्जाम में कॉपर का नहीं आएगा तो मैं नहीं करवाऊंगा। और रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, यानी धारा को ना गुजरने दे वो। तो फ्यूज वायर बहुत जल्दी, फ्यूज वायर बना किसका होता है? टीन लेड का बना होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, गलनांक बहुत कम होता है। तो गलनांक क्या होता है? कम होता है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध है? धारा का, धारा को गुजरने नहीं देगा, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है तो हाई होता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन कैसा होता है? देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है कि ऐसे पैरेलल में है? सीरीज में है सर, तो सीरीज में हो गया, तो इसके 4 क्वेश्चन हो गए। फिर मैंने पीबी के अलग से 3 क्वेश्चन करवाए। पीबी को क्या बोलते हैं? एक कुचालक धातु है। पीबी क्या होती है? कुचालक धातु, ऐसी धातु जिसमें करंट नहीं आता, पीबी। और पीबीओ2 को क्या बोलते हैं? लिथार्ज। और लिथार्ज बोलने के बाद पीबीएस क्या होता है? गलेलना होता है। पीबीएस क्या है बेटा? गलेलना। हाँ, तो इसलिए बेटा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हर बच्चे के हिसाब से पढ़ूँ। तो अगर कई बार मैं गुस्से में कुछ कहता हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना, और मुझे इतना ज़्यादा बुरा कमेंट मत कर देना कि मैं फिर पढ़ा ना पाऊँ। ठीक है, ये समस्या आ रही है मेरे साथ। तो नए बैच के बच्चे हैं, जो पुराने बैच के बच्चे हैं, सारे इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुन लें। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आप ना कर पाएँ। दुनिया का हर बच्चा, उससे तो ज़्यादा ही क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, कंट्रोल के बोरॉन का यूज़ होता है या फिर कैडमियम का? अजय, कैडमियम का होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, तो आज की क्लास हमें ख़त्म करनी होगी। इससे अगली क्लास में मिलेंगे, और हर क्लास में हम दुगना तिगना पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिताओं को मेरी तरफ से नमस्ते। और हाँ, जो बिल्कुल नए बैच के बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ, आपका कोई भी टॉपिक है, आप ऐसे मत सोचिए कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। मैं जो पढ़ाऊँगा उस दिन उसमें डूब जाओ। मैं जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन उसमें डूब जाओ, उसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। ये कौन सा चैप्टर है इसके अंदर? इसके ऊपर केमिस्ट्री लिखा, एलिमेंट लिखा हुआ है, वो है। ठीक है, तो अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो मुझे कमियां बड़े प्यार से आप बताएंगे तो मैं उनको सुधारूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए हूँ। आई एम हेयर। ओके, हाँ, सबसे पोल्यूशन पैदा करने वाली दिल्ली, रिंकू के सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, मैक्सिमम पोल्यूशन कौन सी गैस करती है? बेटा, मैक्सिमम पोल्यूशन का क्वेश्चन आरआरबी जेई में आ चुका है। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ? कार्बन मोनोऑक्साइड। और मैंने ये भी बताया, केजरीवाल ने OD1 का फॉर्मूला चलाया था ना। एक बच्चे ने थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। एक बच्चा कहता है कि सर हमें कहीं और से पढ़ने को मिला था कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन SO2 से होता है। ठीक है रिंकू, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। केजरीवाल ने जब ये जो OD1 चलाया था कि एक दिन सम संख्या वाली गाड़ियाँ, एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियाँ। ठीक है, तो इससे क्या है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि दिल्ली के अंदर जांच में पाया गया कि लोगों के फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से धीरे धीरे मौत हो रही है। एकदम नहीं मर रहे, रोज थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, सबसे अधिक प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है और किसी गैस से नहीं होता। ये जेई में भी आ चुका है, ये अखबार में छप चुका है। और जो अखबार में छप चुका है बेटा, वो एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। आप सुबह शाम अखबार पढ़ें, और अखबार में अपराध से जुड़ी खबरें ना पढ़ें। अखबार में ऐसी खबरें ना पढ़ें जो नेगेटिव हों। अखबार में ऐसी खबरों को पढ़े ही मत। जैसे आज मैं कुछ बच्चों को एक प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। आमतौर पर कई जगह कोई अपवाद होते हैं, कोई दंगे होते हैं, कोई लड़ाई होती है, तो बच्चा उन खबरों को पढ़कर परेशान होता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना खुश क्यों हूँ। ठीक है, मैं इतना खुश इसलिए हूँ कि मैं अखबार पढ़ता हूँ तो क्राइम की एक भी खबर नहीं पढ़ता। मैं क्राइम पेट्रोल नहीं देखता। आपने सुना होगा एक जगह पर एक बुखार फैला था, चमकी बुखार। मुझे भी उसका दुख है,
लेकिन मैं उन बच्चों के लिए क्या कर पाऊंगा? अभी तो कुछ नहीं। लेकिन जब हम योग्य होते हैं तो उस एक बच्चे को या उसके परिवार को गोद ले सकते हैं, उनके बच्चों का शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। यानी आप तब उन बच्चों के ऊपर कमेंट करो जब आप योग्य हो जाओ, नौकरी लग जाओ, उनकी मदद कर दो। दूर बैठ के हम उनके बारे में सहानुभूति करेंगे, फेसबुक पर शेयर करेंगे, तो इससे ज़्यादा फायदा नहीं है। इसलिए मैं अखबार में से वही खबरें पढ़ता हूँ जो एग्जाम में आती हैं। केजरीवाल ने OD1 किया, ये एग्जाम में नहीं आया, लेकिन हवा में सबसे ज्यादा क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आया। जो चमकी बुखार था उसका कारण क्या था? एनसेफेलाइटिस था, ये एग्जाम में आता है। इधर चमगादड़ की वजह से क्या फैलता है? निपा वायरस। निपा का वजह से क्या होता है? एनसेफेलाइटिस। और एनसेफेलाइटिस क्या होता है? ब्रेन फीवर होते हैं, यानी दिमागी बुखार होता है। एक आपने सुना होगा गोरखपुर में भी कुछ बच्चों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन उस टाइम भी काफ़ी विवाद हुआ। लेकिन मैंने विवाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें पढ़ना है कि वहाँ पर उन बच्चों को कौन सा रोग था। उनको था एनसेफेलाइटिस। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अखबार रोज़ पढ़ो, और अखबार में से वो चीज़ें पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने लायक हों। आप क्राइम को कम नहीं कर सकते, आप क्राइम से दूर रहिए, अपने परिवार को दूर रखिए, और जब आप नौकरी लग जाएं तब किसी असहारा की आप उसे सहारा दे दें, उसे थोड़ा अच्छा मतलब सपोर्ट करेंगे, वो मानी जाएगी सहायता। इसलिए आपको किसी की सहायता करने का, दो शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। आप केवल न्यूज़पेपर में से कटिंग चुराएं, और क्राइम पेट्रोल से दूर रहें, अखबार में से क्राइम न्यूज़ ना पढ़ें, और कहीं भी ऐसी न्यूज़ मिलती है जिससे आप अस्थिर हो जाएं वो ना पढ़ें। अखबार में बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन हैं, उनको भी पढ़ें। इसलिए अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए सही पढ़ें, कम पढ़ें पर सही पढ़ें, और पढ़ें तब अच्छे से पढ़ें। और क्या मोटिवेशन है, बस पढ़ने का तरीका ये है कि बस पढ़ो। हाँ, छोटी सी बात और एक है जो मैं हर क्लास में बताता हूँ, कुछ नए बच्चे हैं उनको भी बता देता हूँ। आपका खाना डिसाइड करेगा कि आप कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? USA के अंदर क्या करते हैं, सुबह का खाना, और उसके बाद आता है दोपहर का खाना, थोड़ा थोड़ा हो जाता है ये, और शाम को तो बहुत कम खाते हैं वो। इसलिए वो लोग हमेशा ब्रिलियंट होते हैं। और इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर सुबह का खाना ऐसा होता है, पराठे दे देती है मम्मी चाय के साथ, और दोपहर का खाना क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, और शाम का खाना तो और ही ज़्यादा होता है, जैसे खा के सोना ही है, कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ, सुबह सुबह हम ऐसे होते हैं, दोपहर को हम ऐसे हो गए, और शाम को तो हम ऐसे हो गए। तो शरीर थक जाता है तो इतना बड़ा कटोरा थोड़ी पचाएगा। इसलिए आपको खाने का तरीका ये चूज करना है ताकि आपको खाना भी मिल रहा है, एनर्जी भी है। और कुछ बच्चों के खाने का तरीका तो ये रहता है, सुबह भी इतना खाएंगे, दोपहर को इतना खाएंगे, शाम को भी इतना खाएंगे, और फिर कहेंगे सर पढ़ें कैसे? अब इतना खाने के बाद कौन पढ़ेगा? पड़ोसी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना है, आपका खाने का तरीका कैसा है। और तीसरी बात, अगर आप पढ़ते हैं तो यूज़ करें चेयर का, चेयर और मेज़ का। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कमर हमेशा कैसी भी रहे आपको जगा देगी, ठीक है? और आपके पैर हिलते रहने चाहिए ताकि आपको नींद ना आए। जिसके पैर सो जाते हैं वो बंदा भी सो जाता है। और ऐसा होता है जब आप बिस्तर के ऊपर पढ़ाई करते हैं तो आप कमर लगा के पढ़ाई करते हैं, और वो कमर धीरे धीरे क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो एक तो आपको चेयर का यूज़ करना चाहिए, और एक आपको खाने का तरीका, अपने आप पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है? तरीके हैं बस। थैंक यू वेरी मच।